नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से घिरी बीजेपी की, मोदी सरकार के साथ योगी सरकार की बढ़ती मुश्किल की, जानेंगे जेडीयू ने बीजेपी को कैसे दे दी है बड़ी चुनौती, एमपी में कैसे उमा भारती ने बीजेपी को फंसाया मुश्किल में। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे तेलंगाना में केसीआर के हाथ से फिसलती बाजू की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको इस बुलेटिन में करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती फिर बनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष, 3 साल तक संभालेंगी जिम्मेदारी। बेटी इल्तिजा समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल में मंत्री ज्योति प्रिय मलिक पर ईडी का शिकंजा, राशन वितरण घोटाला मामले में हुई है छापेमारी। सीएम ममता ने बीजेपी को लेकर कहा, ज्योति प्रिय मलिक को हाई शुगर, अगर जान गई तो बीजेपी और ईडी के खिलाफ करूंगी एफआईआर। पैसे के बदले सवाल मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछने के आरोप। सेंसेक्स 900 अंक गिरकर 63,148 पर हुआ बंद। निफ्टी 264 अंकों की गिरावट के साथ 18,857 के स्तर पर बंद। तो ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ईडी को लेकर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता पहले ही दावा कर रहे थे कि बीजेपी हार रही है, इसलिए अब ईडी आने वाली है और ये दावा सच भी साबित हो गया है। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि पहले कांग्रेस की जीत को लेकर किसी के मन में जो संशय था अब वो खत्म हो गया है। तो कैसे ईडी ने कांग्रेस को बनाया मजबूत, देखिए ये रिपोर्ट। क्या राजस्थान में हार रही है बीजेपी? सर्वे से लेकर जमीनी हालात दे रही हैं क्या संकेत? आखिर अचानक ईडी ने राजस्थान में क्यों बढ़ा दी है अपनी सक्रियता? दरअसल विपक्ष का दावा है कि जहां बीजेपी हारती दिखती है, वहां फिर बीजेपी ईडी का इस्तेमाल शुरू कर देती है। राजस्थान में ईडी की छापेमारी बता रही है कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल आज ईडी ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर उनके करीबियों के यहाँ छापे मारी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछताछ भी की गई, जबकि महवा से निर्दलीय विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुडला के ठिकानों पर भी ईडी का छापा पड़ा। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी फिलहाल डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। आज सुबह ईडी की टीम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइन में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी निवास पर भी पहुंची। छापों के बाद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, सत्यमेव जयते। तो दूसरी ओर राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज जो स्थिति है वो चिंताजनक है। सवाल मेरे बेटे और पीसीसी चीफ के यहाँ पड़े छापे का नहीं है, सवाल इन एजेंसियों की साख का है। इन एजेंसियों पर पूरा देश ही सवाल उठा रहा है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी वैभव गहलोत का बचाव करते हुए कहा कि चुनाव के कारण पुराने मामले निकाले जा रहे हैं। बीजेपी को लग गया है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, सिर्फ डराने के लिए ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम डरते नहीं है। सचिन पायलट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि छापा ईडी के अधिकारी डालते हैं और बयान बीजेपी के नेता देते हैं। साफ है, राजस्थान में ईडी की छापेमारी ने कांग्रेस को कमजोर करने की जगह उसे और ज्यादा मजबूत बनाया है। राजस्थान में रिवाज बदलता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस वापसी करती दिख रही है, तो यूपी में कांग्रेस 35 साल बाद वापसी करती दिखाई दे रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के पास लगे पोस्टरों ने साफ कर दिया है कि अब केंद्र ही नहीं, यूपी की सत्ता पर भी कांग्रेस कब्जा करने की तैयारी में है। तो क्या है कांग्रेस के पोस्टर में, देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के पास एक बैनर होर्डिंग लगा है, जिसमें पार्टी सांसद राहुल गांधी को 2024 में पीएम और राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय को 2027 में सीएम दिखाया गया है। पोस्टर के जरिए सीधा संदेश दिया गया है कि 2024 में मोदी सरकार जाएगी तो 2027 में बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ यूपी से योगी सरकार चली जाएगी। यूपी में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि अब यूपी में भी वो फिर से अपना खोया रुतबा पाने की तैयारी में है।
राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही पूरे देश में कांग्रेस की किस्मत बदली है और इसका असर अब यूपी में भी दिखाई दे रहा है। तमाम दलों के नेता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के सर्वे तो पहले ही साफ कह रहे थे कि राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है और अब यही हाल यूपी की योगी सरकार के साथ भी होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने सीधे सीधे योगी सरकार को भी अपने निशाने पर ले लिया है। लखनऊ में लगे इस पोस्टरों से सबसे ज्यादा चिंता में बीजेपी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार की किस्मत यूपी के ही पास है। अगर यूपी में बीजेपी को हार मिली तो केंद्र में बीजेपी की सत्ता के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी पहले ही शून्य हो चुकी है। उत्तर भारत भी हाथ से निकला तो फिर सत्ता किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगी। पोस्टरों से बीजेपी सिर्फ यूपी में ही परेशान नहीं दिख रही है, बल्कि बिहार में भी पोस्टर पॉलिटिक्स ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया है और पोस्टर उस किताब से लिया गया है जिसके संपादक सावरकर थे। साथ ही बीजेपी को चुनौती भी दी है कि वो इसे गलत साबित करे। तो क्या है इस पोस्टर में खास जिससे मुश्किल में दिख रही है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में असली रावण कौन को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को रावण बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू पीएम मोदी को। दोनों पार्टियों ने इससे जुड़े पोस्टर और कार्टून भी जारी किए हैं। सम्राट चौधरी ने रावण दहन के दिन एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की तस्वीर वाला पोस्टर जारी किया था। तो अब इसमें नया तड़का जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लगा दिया है। उन्होंने देश की आजादी से पहले का एक पोस्टर ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे अग्रणी नाम की एक पत्रिका ने महात्मा गांधी सहित देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को रावण बनाकर पेश किया था। इसके साथ ही नीरज कुमार ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अब हिम्मत है तो इसे नकार के दिखाओ। दरअसल नीरज कुमार ने 1945 में जिस पत्रिका का जिक्र किया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसके संपादक अंग्रेजों से माफी मांगने वाले वीर सावरकर थे। अग्रणी पुस्तक से जारी किए इस पोस्टर में महात्मा गांधी को रावण बताया गया है। वहीं उनके 10 सिरों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी सहित उस समय देश के शीर्ष स्वाधीनता सेनानियों के चेहरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी परेशानी में दिख रही है। विपक्षी दल तो उसे घेर ही रहे हैं, उसकी अपने भी अब मुश्किल बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने अपने ही राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए चुनाव प्रचार से खुद को किनारे करने के संकेत दे दिए हैं। एक और एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है तो उमा प्रदेश की राजनीति से दूर जा रही हैं। तो क्या कहा है उमा भारती ने और क्यों है वो अपनी ही पार्टी से नाराज? देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार नहीं करेंगी। उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है और हिमालय की यात्रा पर जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों उमा भारती का एक पत्र वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि उमा ने बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उनके 29 समर्थकों को टिकट देने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने उमा के किसी भी समर्थक को टिकट नहीं दिया और अब उमा की बीजेपी के चुनाव से दूरी बनाए जाने को लेकर इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के साथ उमा भारती ने अपनी ही पार्टी की सरकार की कई नाकामी भी गिना दी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में सरकार होने के बाद भी धार की भोजशाला में सरस्वती माता की प्रतिमा वापस गद्दी पर नहीं विराज पाई। रायसेन और विदिशा के मंदिरों के पट नहीं खुल सके। गौ संवर्धन और रक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंच पाए। इसके साथ ही उमा भारती ने अपनी ही सरकार से मंथन करने को कहा कि 20 साल में उसने कितने काम किए हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब उमा भारती ने बीजेपी या शिवराज सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब देखना होगा उमा भारती के इस बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में क्या तूफान आता है। उमा भारती को बीजेपी ने किनारे लगाया तो उमा ने भी हिमालय की यात्रा में निकलने का ऐलान कर दिया, जिससे बीजेपी को ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वैसे नुकसान तो एमपी के सीएम शिवराज की तमाम घोषणाएं भी करती दिख रही हैं, क्योंकि शिवराज ने घोषणा की थी लेकिन काम में नहीं आया वो, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने सीएम शिवराज के साथ ही पूरी बीजेपी को घेर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिवराज अर्थात धोखाराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेलखंड के 9 गांवों में जनता से कहा, मुझे बताया गया है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सभी ने एक स्वर में हामी भरी।
तब सीएम शिवराज ने कहा, जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं, मैं उनका बिजली बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल सरकार भरेगी। यहीं से शुरू हुई शिवराज सरकार की प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को धोखे की कहानी। उन्होंने शिवराज सरकार से 5 सवाल पूछे। शिवराज सरकार से कांग्रेस के सवाल: क्या 1 किलोवाट तक के 20 लाख उपभोक्ताओं में से आपने एक का भी पैसा माफ किया? आपने 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिल माफ करने से पहले उनका लोड दोगुना क्यों किया? क्या प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को उनके कनेक्शन का लोड बढ़ाने से पहले सूचित किया गया? क्या अब इन गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया जाएगा? क्या बीजेपी सरकार की सारी घोषणाएं धोखे और झूठ की बुनियाद पर ही टिकी हैं? इतना ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा बिजली बिल आने की बात कहकर के बीजेपी सरकार को खुद ही बेनकाब कर दिया है। एमपी में बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन की मुश्किल को इजराइल और उसे मिले पश्चिमी देशों के समर्थन ने बढ़ा दिया है। खासतौर पर गजा के हर हिस्से पर अब इजराइल ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो दूसरी ओर सवाल इजराइल के सीएम और उनके बेटे को लेकर भी उठ रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं लड़ाई 2 दुश्मनों के बीच छिड़ती है, लेकिन उसमें जान बेकसूर लोगों की जाती है। अभी गजा में भी यही हालात हैं, जहां इजराइल और हमास की तकरार बेकसूर लोगों की जान जाने की वजह बन गई है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बदला लेने के लिए गजा पट्टी पर जमकर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, युवा सबकी जान काल के गाल में समा रही है। दरअसल जवाबी कार्रवाई के दौरान इजरायली सेना ने उत्तरी गजा पट्टी के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए कहा था। हालांकि अब दक्षिण की ओर जा चुके फिलिस्तीनी भी सुरक्षित नहीं है। इजराइल अब दक्षिण गजा पर भी हमले कर रहा है। गजा वासियों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहने के बाद से इजरायली सेना ने पूरे क्षेत्र के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अस्पताल, मस्जिद, चर्च, हर जगह को इजराइल निशाना बना रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक अपनी जान दे रहे हैं। इजराइल की इस कार्रवाई का जमकर विरोध हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू के बेटे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इजरायली सैनिकों ने पीएम नेतन्याहू पर उनके 32 साल के बेटे यायर को लेकर निशाना साधा है। सैनिकों का कहना है कि इजरायली सरकार ने 3,60,000 आरक्षित सैनिकों को फिलिस्तीन से लड़ने के लिए बुला लिया है। विदेशों में रहने वाले कई लोग वापस लौट आए हैं, लेकिन खुद पीएम नेतन्याहू का बेटा यायर कहाँ है? इजरायली सैनिकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त लहजे में पूछा कि यायर अभी तक अमेरिका में क्यों रह रहे हैं? वो उनके साथ जंग क्यों नहीं लड़ रहे? वो हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अभी तक इजराइल क्यों नहीं आए? रिपोर्ट्स के मुताबिक यायर इस साल की शुरुआत में फ्लोरिडा चले गए थे। यायर की समुद्र के किनारे वाली एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें कई लोग दावा कर रहे हैं कि वो मियामी में मौज ले रहे हैं। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से पीएम की किरकिरी हो रही है। अब देखना होगा कि इस जंग पर क्या असर पड़ता है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। बेबाक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा केंद्र सरकार के निशाने पर हैं। उनसे जुड़ा हर व्यक्ति शक के घेरे में है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर भी छापा कहीं इसीलिए तो नहीं पड़ा कि उनकी सीट का नाम भी महुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात तेलंगाना को लेकर कांग्रेस के प्लान की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब बेहद आक्रामक अंदाज में टीआरएस की घेराबंदी में जुटी हुई है। कांग्रेस का दावा है कि तेलंगाना में अब उसकी जीत की बारी है। 3 दिसंबर के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चुनाव में बीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के हिस्से हार ही आएगी। तो क्या है केसीआर के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट।
2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना। तेलंगाना को राज्य बनाने का श्रेय कांग्रेस की मनमोहन सरकार को जाता है, लेकिन तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के बावजूद कांग्रेस को इसका चुनावी लाभ नहीं मिला और न ही कांग्रेस ने इसका लाभ उठाने की कोशिश ही की। लेकिन अब तेलंगाना की जनता जरूर कांग्रेस को चुन सकती है। हाल ही में आए तमाम सर्वे इसी ओर संकेत कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी सत्ताधारी बीआरएस और उसके नेताओं की चुनाव में मजबूत घेराबंदी कर ली है और अब राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव को भी चुनाव में मात देने की तैयारी की है। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस बार केसीआर को विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। केसीआर को पहले मैंने कोंडलगल से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन केसीआर ने कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और कोंडलगल से चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो केसीआर के खिलाफ कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क को केसीआर के खिलाफ चुनाव में उतारा जाएगा। रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया है कि हमने अपनी रणनीति से पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। अब पार्टी हाईकमान का फैसला लेना है। इससे पहले सीएम केसीआर पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो गजबेल सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही कामारेड्डी से भी चुनाव लड़ेंगे। यानी केसीआर को भी हार का डर लग रहा है, जिस कारण से वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को इसके परिणाम जनता के सामने आएंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।